दोस्तों जरा सोचिए, जो बंदा हर एक दूसरे वीडियो में मोदी को डिक्टेटर और हिटलर बताता है, आज वही पॉडकास्ट में बैठा हुआ है उस क्रिएटर के साथ में जो बार बार इंडिया को दुनिया के सामने एक फेल्ड, डर्टी, बैकवर्ड कंट्री जैसा दिखाती है। और दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की इमेज का पीआर वॉश कर रहे हैं। जर्मन शेफर्ड का एक मीम सामने आ जाता है, ध्रुव राठी इसको निकाल कर लाता है और वापस चले जाता है क्लीन चिट, सॉफ्ट क्वेश्चंस और प्रोपेगेंडा का गोल्ड मेडल। आज के इस वीडियो में हम फैक्ट चेक करेंगे कि ध्रुव का जो आरएसएस इक्वल टू हिटलर प्लस जर्मनी वाला नैरेटिव है और दूसरा गोलवलकर की किताबों का जो असली सच वो बता रहा है, और केके क्रिएट्स का इनक्रेडिबल इंडिया बट ओनली गार्बेज साइट, इन सब की बॉन्डिंग क्या है, ब्रांडिंग गेम क्या है। तो एक तरफ है ध्रुव राठी जिसका पूरा का पूरा करियर ही मोदी सरकार के अगेंस्ट वीडियोस से बना हुआ है। नरेंद्र मोदी, नोटबंदी हो, राफेल हो, जीएसटी हो या फिर अच्छे खासे रोड हो, भाई ये बंदा ऐसा है जो कहता है कि बड़े बड़े हाईवेज की इंडिया को जरूरत क्या है। बजट की रीएलोकेशन से आएगा। हाईवेज बनाने पर हमारी सरकार ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है, जबकि इस आर्टिकल को देखिए, एनएफएचएस सर्वे के अनुसार सिर्फ 8% इंडियन परिवारों के पास गाड़ियां हैं। 50% लोग हमारे देश में अभी भी साइकिलों का, बाइक्स का या स्कूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 8% लोगों के फायदे के लिए यहाँ पर क्यों पैसा खर्च किया जा रहा है? तो देखो भाई, बंदा कितना प्रोग्रेसिव माइंडेड है। जिस देश के अंदर ये बैठा हुआ है वहां पर बहुत विकास होता है, लेकिन इंडिया के अंदर होते हुए विकास इस बंदे को अच्छे नहीं लगते। क्यों अच्छे नहीं लगते हैं वो हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। दूसरी तरफ बैठी हुई है केके क्रिएट, जिसकी बहुत सारी रील्स और व्लॉग्स देख करके बाहर वाला कोई बंदा ये बात सोचेगा कि इंडिया मतलब सिर्फ और सिर्फ ओवर पॉपुलेटेड स्लम, डर्ट, रिग्रेसिव लोग और सड़क पर होने वाले ड्रामे। इंडिया का 3rd बिगेस्ट रेड लाइट एरिया, मतलब हद है यार इस भारत में। उस भारत क्या 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 हुआ, क्या बनाया फिर हमने उस भारत को? ये एक जगह भारत की आयरनी को दिखाती है। इंडिया का व्हाट इज डंपिंग ग्राउंड। अब जब ये दोनों के दोनों टेबल पर बैठे हुए हैं तो एक्सपेक्ट ये किया गया था कि एक दूसरे के कंटेंट के बारे में ये क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। ध्रुव से क्वेश्चन होने चाहिए थे कि भाई तू हमेशा एक ही साइड को क्वेश्चन क्यों करता है, एक ही साइड को टारगेट क्यों करता है। केके से पूछा जाना चाहिए था कि तुम इंडिया की पॉजिटिव साइड कब दिखाओगी। लेकिन रियलिटी में होता क्या है, दोनों एक दूसरे को समझा रहे होते हैं कि मैं कितना सच बोल रहा हूँ। प्रोपेगेंडा तो दूसरे लोग करते हैं। बहुत सारे टैग्स आप पे लगाते हैं। ध्रुव लेफ्टिस्ट है, ध्रुव लिबरल है, ध्रुव कांग्रेस भक्त है, ध्रुव आप सपोर्टर है। क्या है ध्रुव? एक थप्पा जो लोग आप पे लगाते हैं वो है कि ध्रुव एक जर्मन शेफर्ड है, जर्मनी में बैठ के इंडिया की बातें कैसे कर सकता है। एक क्रिटिसिज्म जो ध्रुव का के लिए आता है लोगों का, वो ये है कि ध्रुव पर्सनल ओपिनियन ज्यादा देता है, फैक्ट्स कम देता है। उसको कैसे नेविगेट करते हो? यानी कि लेफ्ट और लिबरल साइड का म्यूचुअल इमेज वॉशिंग सेशन। अब इस पॉडकास्ट की एक क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। लोग मुझे जर्मन शेफर्ड बोल करके ट्रोल करते हैं, और अगर कोई असली जर्मन शेफर्ड है ना तो वो तो आरएसएस वाले हैं। एक थप्पा जो लोग आप पे लगाते हैं वो है कि ध्रुव एक जर्मन शेफर्ड है, जर्मनी में बैठ के इंडिया की बातें कैसे कर सकता है। सबसे ज्यादा अगर कोई डिजर्व करता है वो फ्रेज तो आरएसएस वाले लोग हैं। अब असली मजा दोस्तों यहीं पर शुरू होता है। वो हिस्ट्री की बारीक डिटेल्स को जानबूझ करके छुपाता है, या फिर हो सकता है विजय दहिया ने उसको वो स्क्रिप्ट लिखकर दी ही ना हो। सबसे पहले टाइमलाइन देखिए, जो ध्रुव कन्वीनियंटली कभी नहीं बताएगा। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी। हिटलर जो है वो 1933 के बाद जर्मनी की सत्ता में आया था, और नाजी पार्टी की पूरी तानाशाही वहीं से शुरू होती है। यानी कि संघ बनता है 1925 में, और जिसे इंस्पिरेशन का भगवान बताया जा रहा है वो खुद आरएसएस के 10 साल के बाद में आता है। भाई तू ये कहता है कि आरएसएस से नाजीवाद सीखा है हिटलर ने, तो हम कोई बात मान भी लेते, लेकिन इतनी सिंपल सी टाइमलाइन भी कोई अगर इग्नोर करता है तो उसके दो ही मतलब निकलते हैं। या तो ध्रुव को इस टाइमलाइन के बारे में पता ही नहीं है, और या फिर वो जानता है कि मुझे देखने वाले सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं और जिनको मैं हमेशा से ब्रेन वॉश करता आया हूं। वैसे भी ध्रुव राठी का एक बहुत बड़ा जो व्यूअरशिप है वो उन लोगों से आता है जो मदरसा में ऑलरेडी ब्लूटूथ डलवा करके अपने मुफ्ती से, अपने इमामों से तब जाकर के अपने दीन का इल्म लेते हैं। और ध्रुव ये बात जानता है कि वो जो भी तू कुछ बोलेगा घोट करके पी जाएंगे, और इसी कारण से ध्रुव बार बार उसी जर्मन गोएबल्स की तरह झूठ बोलता है जिसने कभी हिटलर के समय में कहा था कि एक ही झूठ को बार बार बोलो तो वो सच जैसा लगने लग जाता है। खुद ध्रुव राठी भी इसी थ्योरी का इस्तेमाल करता है, और आरएसएस शुरू से ही हिटलर की कॉपी है ऐसा वो बार बार बताता है। तो ये फैक्ट आधारित एनालिसिस नहीं है, सीधा सीधा नैरेटिव बिल्डिंग है, और हम सब जानते हैं कि ध्रुव राठी किन राजनीतिक पार्टियों के लिए काम करता है। आज वही राहुल गांधी खुल्लम खुल्ला गरीबों को कह रहे हैं कि वो गरीबों के हैं। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। हाँ, जर्मनी की इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में कुछ सालों के बाद में दुनिया के बहुत सारे नेताओं ने यह कहा था कि उन्होंने जो रिकवरी करी है और उनका जो डिसिप्लिन है
वो वास्तव में काबिले तारीफ है। ये चीज सिर्फ आरएसएस तक सीमित नहीं थी। उस टाइम के वेस्ट के जितने भी पॉलिटिशियंस थे वो सारे के सारे जर्मनी की सफलता की तारीफ करते थे। लेकिन ध्रुव इन सारे के सारे कॉन्टेक्ट्स को काट करके सिर्फ इतना बोलता है कि देखो आरएसएस तो पूरा का पूरा जर्मन शेफर्ड है। ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कहलाता है, फैक्ट चेक नहीं। और दूसरी बात ये भी मान लेते हैं हम कि भाई हाँ ठीक है, नाजीवाद से प्रभावित होकर के आरएसएस की स्थापना हुई और उन्होंने उसी तरीके से अपना काम करना शुरू कर दिया। लेकिन भाई तू तो उनसे भी बड़ा जर्मन शेफर्ड हुआ ना, कि तू उसी देश में जाकर के बस गया जिस देश की लड़ाई खुद नाजीवादियों ने लड़ी थी। अब अगर हम आज की तारीख में बैठ करके बात करने लग जाएं कि भाई हिटलर तो बहुत गंदा आदमी था, गलत आदमी था, तो भाई इस तरीके से तो हर एक वो व्यक्ति जो अपने देश के बारे में सोचता है, जो अपने देश के दुश्मनों को मारने के बारे में सोचता है, वो हर एक आदमी गलत है। यानी कि 57 देश मुसलमानों के बिल्कुल गलत हैं, हर एक क्रिश्चियन कंट्री गलत है और हमारा देश तो बिल्कुल गलत है ही है। वो तो हर एक कोई बता ही रहा है। जर्मन शेफर्ड बता रहा है और के जो उसकी लिटरली वो इस देश को हमेशा डर्टी और पॉवर्टी में ही दिखाती है। अब आते हैं उसके सबसे फेमस पॉइंट के ऊपर जिसे ध्रुव बार बार घुमा फिरा करके गोयबल्स की तरफ बोलता रहता है, और वो है गोलवलकर की किताब को लेकर के बोलता है, वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड। लिबरल आर्टिकल्स और लेफ्टिस्ट साइट वाली जितनी भी लाइन आप पहले से सुन चुके हैं कि इस किताब के अंदर तो नाजी जर्मनी इंस्पिरेशन थी और माइनॉरिटीज को वही ट्रीटमेंट देने की बात की गई थी। लेकिन जरा दूसरी साइड को भी देख लो भाई, जिस पर ध्रुव कभी भी कैमरा नहीं घुमाएगा। असल बात यह है कि यूरोपियन स्कॉलर कोनार्ड ईस्ट ने भी डिटेल में दिखाया है कि 1940 से लेकर के 1973 तक गोलवलकर के लंबे करियर में, उनकी स्पीचेस में, उनके राइटिंग्स में, उनके इंटरव्यूज में हिटलर के लिए कोई ओपन एडमिरेशन नहीं मिलता है। दूसरी चीज, गोलवलकर इज इक्वल टू नाजी लवर। और दूसरा जो ये गोलवलकर को नाजी लवर बताते हैं ना, इस किताब को कभी पढ़ करके देखना, इसकी स्टार्टिंग में ही आपको पता लग जाएगा। इस किताब में नाजी या नेशनल सोशलिस्ट या एडोल्फ हिटलर नाम का जिक्र तक नहीं है भाई मेरे। बात अगर जर्मनी की नेशनल यूनिटी की होगी तो उसके उदाहरण से शुरू होती है, जिसे उस समय दुनिया भर के लोग सराह भी रहे थे। गोलवलकर वहां पर जर्मन मॉडल को कॉपी पेस्ट सॉल्यूशन की तरह नहीं देखते हैं, बल्कि एक कंट्रास्ट के रूप में रखते हैं। और बाद में आरएसएस खुद भी उस पैराग्राफ को अपनी अगले एडिशन वाली किताब से हटा देता है। यानी कि जो आज की आधिकारिक लाइन है वो ही इस पूरी की पूरी बात पर नहीं टिकती है। अब ध्रुव क्या करता है, इस पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स डिबेट और स्कॉलर्स के रिबेटल्स के बावजूद भी और इस एडिशन के इस पैराग्राफ के हटने के बावजूद भी इन सब बातों को इग्नोर मार देता है। और पता क्या बोलता है ध्रुव राठी, बार बार बोलता है कि गोलवलकर ने तो खुद लिखा था कि मैं हिटलर से इंस्पायर्ड फील करता हूं। यह बात ना तो किताब के शब्दों से मिलती है और ना ही किसी भी सीरियस रिसर्च से मिलती है। यह बस एक ओवर ड्रामेटिक समरी है जो उसके एजेंडा को सूट करती है। मैंने पहले ही कहा था कि उसके जितने भी व्यूअर्स हैं वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, इवन वो पढ़ना भी नहीं जानते हैं। उनका बस एक ही नारा है, शिक्षा शेरनी का दूध है। पर इन को ये नहीं पता है कि आरक्षण जो है ना भाई, वो कुतिया का दूध है जिसको तुम रात दिन पी रहे हो। शेरने का दूध तुम तक पहुंच भी नहीं रहा है। और दूसरी तरफ कौन है, वो है जो को मदरसा समझ करके वहां पर अपने मौलानाओं से ठुक रहे हैं, वो भी बिना थूक लगवाए। इसलिए सबसे बड़ा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बंदा कौन हुआ, इसके सारे के सारे व्यूअर्स जो इसकी कही हुई बातों को चूका तू घोट करके भांग की तरह पी जाते हैं और फिर नशे में दूसरों के ऊपर भौंकते फिरते हैं, लेकिन कभी फैक्ट चेक नहीं करते। ध्रुव गोलवलकर का नाम तो लेता है लेकिन उनकी पूरी हिस्ट्री नहीं बताता है। वो सिर्फ उतना हिस्सा चुन रहा है जितना आरएसएस को नाजी बना करके पेश करने के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं के क्रिएट्स जैसे क्रिएटर्स की। इनके बारे में हम पहले बता चुके हैं कि ये जो औरत है ये ऑलरेडी वोट चोरी के नाम पर माफी मांग चुकी है। I am really sorry for saying this. वोट चोरी पर ये जिसका है खुद ऑलरेडी, उस ध्रुव राठी ने भी वीडियो बनाया था और उसके बाद में काफी सारा ड्रामा भी क्रिएट हुआ था। अभी हाल फिलहाल की तारीख में कोई भी पार्टी वोट चोरी के ऊपर नहीं बोल रही है। कुछ स्वतंत्र आवाजें हैं वो जो कहती हैं कि अगर वोट चोरी हो रही तो जहां पर कांग्रेस जीत रही है वहां पर संविधान की जीत कैसे है, वहां पर लोकतंत्र की जीत कैसे है, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी 400 का वादा करके आई थी और 240 पर सिमट गई, वहां पर वोट चोरी कैसी है। लेकिन बाद में इसने ने माफी मांग ली थी, लेकिन उसके साथ ही साथ इसने एक इस्लामिक प्रोपेगेंडा खेला था। मैंने उसके ऊपर सबसे पहले वीडियो बनाया था और वो ये था कि ये हिंदू लड़कियों को ये बता रही थी कि जो मेहर होता है मुसलमानों में वो उल्टा लड़की को दहेज मिलता है लड़के वालों की तरफ से। दहेज सिर्फ लड़कों को मिलता है? नहीं, शेयर करके बताओ सबको कि निकाह में ब्राइड को मेहर यानी मैंडेटरी पेमेंट दी जाती है। जबकि उसकी सच्चाई ये थी कि मेहर जो है वो औरत को खरीदने की कीमत हुआ करती थी और बाद में इसका स्वरूप बदला गया था। यहां जो निकाह शब्द यूज किया जाता है, निकाह का अर्थ होता है FUCK। कभी भी आप सर्च कर लेना भैया, निकाह का अर्थ कोई विवाह नहीं होता है। दूसरी चीज, इनके यहां पर स्त्री को औरत कहा जाता है। औरत जो है वो औरा शब्द से बना है और जो औरा है ना उसी से बनता है अरबी भाषा में स्त्री का जेनाइटल पार्ट
यानी कि उसकी योनि, इस नाम से महिलाओं को पुकारा जाता है इस्लाम के अंदर। और इनके यहां पर विवाह नहीं होता है, यहां पर होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो आप खुद समझ जाओगे कि महिला, स्त्री का जो वेजाइना है यानी कि उसका जो प्राइवेट पार्ट है, उसके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट थ्रू FUCK। उसको ये इस तरीके से फैब्रिकेट करके बता रही थी कि वहां पर महिलाओं का बहुत ज्यादा सम्मान होता है, उनको उल्टे पैसे मिलते हैं, जबकि वो खरीद की कीमत हुआ करती थी। और इस औरत ने उसके ऊपर कोई माफी नहीं मांगी थी। इस बंदी का ना कोर कंटेंट फॉर्मेट क्या है वो आपने देखा ही होगा। इंडिया के एक्सट्रीम विजुअल्स दिखाना, क्या सबसे भीड़ भाड़ वाले, सबसे गंदे स्ट्रीट्स, सबसे अजीब रिचुअल्स दिखाएगी, या सिर्फ शॉकिंग पॉवर्टी टाइप फ्रेम्स करके। टेक्निकली ये भी रियलिटी है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब यही इकलौती इमेज बार बार दुनिया को दिखाई जाती है और पैसे कमाए जाते हैं। देखिए हुआ क्या है, ये जब छोटी बच्ची होगी तब इसने स्लमडॉग मिलियनेयर देखी होगी। स्लमडॉग मिलियनेयर ने खूब पैसा भी छापा था और उसके बाद में अवार्ड्स भी खूब जीते थे। बंदी इस बात को सीरियसली ले गई और अब ये चाहती है कि गंदगी को ही दिखाऊंगी, तभी जाकर के हम लोगों के पास में पैसा भी आएगा, अवार्ड भी आएंगे। और ध्रुव राठी के साथ वीडियो बनाने के बाद में इसने अपनी वो इमेज जो जेनजी में थोड़ी बहुत ही अच्छी बनी हुई भी थी, क्योंकि जीके के कुछ नॉलेजेस भरे वीडियोस बनाती थी, वो भी खत्म कर ली है। और वास्तविकता यही है कि इस समय पर दोनों की क्रेडिबिलिटी समाप्त हो रही है, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ आकर के बैठ गए हैं। हर एक वीडियो में इस समय पर ये क्या दिखाती है, इंडिया को सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लमेटिक, रिग्रेसिव और सर्कस जैसा फ्रेम करके दिखाती है। तो नैरेटिव बन जाता है इंडिया इक्वल टू प्रॉब्लम, क्रिएटर इक्वल टू ब्रेव ट्रूथ टेलर। फिर जब वही क्रिएटर्स पॉडकास्ट में बैठ करके एक पॉलिटिकल यूट्यूबर से कॉम्प्लीमेंट्स ले और दोनों मिलकर के एक नैरेटिव सेट करें कि हम तो सच बोल रहे हैं, पर जो हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, वो सारे के सारे ट्रोल और प्रोपेगेंडा हैं, तो ये जो है ना, ये एक टाइप का इमेज वॉशिंग ही लगता है। बस इनकी ब्रांडिंग लिबरल है, टेक्निकली बिल्कुल सेम है। के जो इंडिया की वर्स्ट लुकिंग विजुअल्स को ग्लोबल कंटेंट बना करके व्यूज लेती है और फिर पॉडकास्ट पे मेलो, सॉफ्ट, सेल्फ जस्टिफाइंग लैंग्वेज में अपनी इमेज को क्लीन करने का काम करती है। वो भी एक अलग तरह का नैरेटिव बिजनेस चला रही है। इस पूरी की पूरी पॉडकास्ट में एक चीज कॉमन है, दोनों अपने अपने ऑडियंस के लिए हीरो बनने आए हैं, ना कि एक दूसरे को जेन्युइनली क्रॉस क्वेश्चंस करने के लिए। और जब भी कोई क्रिएटर, चाहे ध्रुव हो चाहे के हो, अपने डाउट वाली जगह को छिपा करके सिर्फ दूसरों को विलन बना रहे होते हैं, तब वहां पर आपका काम शुरू हो जाता है। हर क्लेम को इंडिपेंडेंट फैक्ट चेक करके देखना जरूरी है। अगर आपको ऐसी ही डीप डाइव फैक्ट चेकिंग की वीडियोस चाहिए, अगर आपको इसी प्रकार के प्रोपेगेंडा बस्टिंग वीडियोस और चाहिए, तो सत्य सनातन एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी करवाएं। और अगर आपको इस पूरे के पूरे नैरेटिव से लड़ना सीखना है, अगर आपको खुद भी एक बढ़िया फैक्ट चेकर बनना है, या मान के चलिए अगर आपको भी इन पूरे प्रोपेगेंडा बाजों से हिंदुस्तान को बचाना है, तो ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह एक बेस्ट कोर्स है। इसको आप हमारे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक पर जाकर के क्लिक करके खरीद भी सकते हैं। ये मेरी लिखी हुई पुस्तक है, साथ में आपको मैं दूंगा अपनी दूसरी लिखी हुई पुस्तक मेंस लाइव्स मैटर, और साथ ही साथ इस पर पूरी तरीके से डिलीवरी फ्री चल रही है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।